Hello everyone, I am here today with a new topic of class 11th from your book Hornbill, and the topic is the ailing planet, green movement's role. The above topic is not a story, fiction or drama. ये जो टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये कोई स्टोरी फिक्शन या ड्रामा नहीं है. इट इज़ एन आर्टिकल. ये एक आर्टिकल है जो कि एक न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था, विच वॉज पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर बाय नानी पालखीवाला. नानी पालखीवाला ने इसको एक न्यूज़पेपर में एज एन आर्टिकल लिखा था. बट दिस वॉज सो एसेंशियल फॉर एवरी वन टू रीड और अंडरस्टैंड कि इसको एक एज अ चैप्टर आपके किताब में फिर डाल दिया गया कि लोग इसको पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों तक ये बात पहुँचे और इसको लोग समझें. स्पेशली हमारे जैसे यूथ, आपके जैसे टीनेजर्स इसको समझें, पढ़ें और इसको लेकर के कॉन्शियस हो जाएं, अवेयर हो जाएं. इस वजह से इस आर्टिकल को एज अ चैप्टर आपके क्लास 11th के बुक में डाल दिया गया. All right, so this chapter is not a story, it is an article, but a very essential important article that you must read and understand the importance and the awareness of it. All right, now Nani Palkhiwala, our writer, ये जो नानी पालखीवाला है इनका लाइफ स्पैन था 1920 to 2002. एक्चुअली ही वॉज नॉट एन ऑथर राइटर. ये अगेन कोई ऑथर या राइटर नहीं थे. ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट. ये इकोनॉमिस्ट थे. इकोनॉमिस्ट वो होते हैं जो इकोनॉमिक्स में अपनी पूरी पढ़ाई करते हैं और यू कैन से वर्ल्ड इकोनॉमी और आपके कंट्री के इकोनॉमी को लेकर के उसमें स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं. आपका भी सब्जेक्ट है इकोनॉमी, आपको पता है उसके आगे क्या स्कोप्स है. तो ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट. देन ही वॉज ऑल्सो अ जूरिस्ट. जूरिस्ट कौन होता है? जो लॉ की पढ़ाई करते हैं, जिनको लॉ से कंसर्न टॉपिक्स और उसके प्रोफेशन को लेकर के जितने नियम कानून होते हैं, जनरली यू कैन से जज, लॉयर, एडवोकेट, ये अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं. उसी में जूरिस्ट भी एक प्रोफेशन होता है जो कि लॉ की पढ़ाई करते हैं और लॉज के बारे में, नियम कानून, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सारी चीज़ों के बारे में ये लोग जानते हैं. ऑल राइट, तो ही वॉज अ जूरिस्ट एंड एन इकोनॉमिस्ट. ये एक जूरिस्ट थे और एक इकोनॉमिस्ट थे. नाम से समझ में आ रहा है कि ही वॉज ऑल्सो एन इंडियन, और ये एक इंडियन भी थे. तो दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो ये एक पर्टिकुलर टॉपिक इन्होंने एक न्यूज़पेपर में एज एन आर्टिकल लिखा. बट दिस proved to be such an important concern or such an important issue for the society or our environment कि इसको आपके किताब में डाल दिया गया so that each and every student और person must be aware of it. सबको को पता चलना चाहिए. इन्होंने जिस टॉपिक को लेकर के ये आर्टिकल लिखा वो इतना इम्पॉर्टेंट था कि हर एक इंसान का वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाना चाहिए. इनके हिसाब से उनका पर्पस ये था कि उनकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न्ड हो जाएं, जल्दी से जल्द से जल्द. ऑल राइट, सो ही रोट दिस आर्टिकल और फिर इसको उठा करके आपके किताब में एज अ चैप्टर डाल दिया गया. क्योंकि एक बार आर्टिकल लिख दिया गया, वो न्यूज़पेपर उस दिन के लिए, उस टाइम के लिए वो इशू ऑफ कंसर्न रहेगा, वो चीज़ पे ध्यान दी जाएगी, लोग पढ़ेंगे और शायद भूल जाएंगे. लेकिन किताब में जैसे जनरेशन बाय जनरेशन आती जाएगी और उसको पढ़ती जाएगी और लोग अवेयर, उसको पढ़ते जाएंगे और लोग अवेयर होते जाएंगे. तो दिस वाज द मेन कंसर्न कि इसको एज अ चैप्टर क्यों पढ़ना है हम लोगों को. और एक्चुअली ये जो चैप्टर हम लोग को जो लेसन्स दे रहा है और जो चीज़ें हम लोग को सिखा रहा है, दैट इज़ our responsibility to understand it and to do something on our behalf or take some few measures or steps, तो जो कि हम लोग नहीं करते हैं as a human being. तो ये जो चैप्टर है ऐसे बहुत सारे थीम्स हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करता है ह्यूमन को, हम लोगों पे ऐसे क्वेश्चन और ऐसे सवाल उठा रहा है जो जिसका आंसर और जो हम लोग को एक्चुअली देखा जाए तो शर्मिंदा करता है. वी मस्ट बी एम्बेरस्ड अबाउट इट. एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग को ये चैप्टर पढ़ने के बाद एक एक पॉइंट के बाद एम्बैरसमेंट फील होगा, कल्प्रिट फील होगा कि हम लोग कितने बड़े गुनहगार हैं और कितनी गलतियां हम कर रहे हैं डे बाय डे.
और मिनट बाय मिनट और सेकंड बाय सेकंड, हर एक सेकंड में ह्यूमन बीइंग हर एक गलती कर रहा है और किस तरीके से वो ग्रेटफुल नहीं है चीज़ों के लिए जो उसको दी गई हैं। ऑलराइट, तो अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड एलिंग। एलिंग का मतलब क्या होता है? बीमार। ठीक है, एलिंग का मतलब होता है सिक, बीमार, इल। ठीक है, तो एलिंग प्लैनेट किसको बोला गया है? एलिंग प्लैनेट हमारे अर्थ को बोला गया है। ठीक है, ये जो एलिंग प्लैनेट है ये कौन है? ये हमारा अर्थ है, जिसको जो धीरे धीरे बीमार होता जा रहा है। क्यों बीमार होता जा रहा है? उसका कॉज कौन है? सबसे बड़ा कॉज, उसका सबसे बड़ा रीज़न उसके बीमार होने का ह्यूमन बीइंग है और दूसरा कोई भी नहीं है। ऑलराइट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। अब ग्रीन मूवमेंट क्या है? तो ग्रीन मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है ग्रीन मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जो इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करता है कि ये एक एनवायरमेंटल मूवमेंट है। ठीक है, पर्यावरण को लेकर के ये एक ऐसा आंदोलन है जिसमें ह्यूमन बीइंग्स को बार बार अवेयर किया जाता है, बार बार जागरूक किया जाता है कि किस तरीके से ये जो अर्थ है ये हम लोग समझते हैं कि हमारी जागीर है, क्योंकि ऑफ ऑल द स्पीशीज़, जितने भी प्रजातियां और जितने भी जीव जंतु बनाए गए, जिस नेचर ने जिसको क्रिएट किया, उसमें से सर्वश्रेष्ठ किसको बनाया गया? सबसे सुपीरियर ह्यूमन बीइंग को बनाया गया। तो हम लोग ये मानने लगे कि ये अर्थ जो है ये हमारी जागीर है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, और इसका हम लोग मिसयूज़ कर रहे हैं हर एक केस में। इसका हम लोग इसको यू कैन से हम लोग इसका जो प्रॉपर यूज़ होता है, जिस चीज़ को जहाँ जैसे यूज़ करना था उसको वैसे ना यूज़ करके हम लोग इसको हर एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि सही नहीं है। और आज नतीजा ये है कि हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए हम एक ऐसा अर्थ छोड़ के करके जाएंगे जो पोल्यूटेड होगा, पूरी तरीके से प्रदूषित होगा, जिसमें सांस लेने के लिए साफ़ हवा नहीं होगी, जिसमें खाने के लिए ढंग का खाना नहीं होगा, आधे से ज़्यादा खाना केमिकल, फर्टिलाइज़र और सारी चीज़ें ऐसे जहर होंगी, टॉक्सिक होंगी, पानी जो है वो पीने लायक नहीं होगा, साफ़ सुथरा नहीं होगा। तो हम लोग एक बीमार प्लैनेट को उनके लिए छोड़ करके जा रहे हैं हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये ग्रीन मूवमेंट हम लोग की ये ऐसा आंदोलन है, ग्रीन इज़ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, वातावरण। तो ये हम लोगों को ये आंदोलन हर बार ये इस चीज़ को लेकर के अवेयर करता है, ये सिखाता है या जागरूक करता है कि अर्थ को हम लोगों को अभी भी समय है बचाना है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है अभी जो रिसोर्सेज बचे हैं उनको इस तरीके से खर्च करना है कि आने वाले जनरेशन के लिए वो चीज़ें ख़त्म ना हो जाएं, और ख़त्म हो भी रही, अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कंज्यूम हो भी जा रहा है, तो उसको फ्यूचर के लिए ध्यान में रखते हुए उसको बचाना है। जैसे सपोज ट्री का हम लोग हर तरीके से पेड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ठीक है पेड़ का इस्तेमाल करना करो, लेकिन उस फ्यूचर के आने वाले जनरेशन के लिए वो ट्री को लगाना भी है। लेकिन यही है ग्रीन मूवमेंट कि एक इस तरीके से एनवायरनमेंट का यूज़ किया जाए, अर्थ का यूज़ किया जाए कि आने वाले जनरेशन को सिर्फ एक बंजर ज़मीन ना मिले। ठीक है, एक बैरन लैंड, एक पीस ऑफ रॉक ना मिले। ठीक है, सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा जैसे बाकी सारे प्लैनेट्स हैं उस तरीके का प्लैनेट अर्थ को ना बनाया जाए और वैसा अर्थ ना रह जाए फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये बार बार ग्रीन मूवमेंट, ये जो आंदोलन है ये हम लोगों को जागरूक कर रहा है। और ये सिर्फ एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वर्ल्ड वाइड पूरे अर्थ पे जितने भी लोग हैं, एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, एवरी कॉर्नर ऑफ द डोमेन्स, जहाँ पे जितने भी प्लेन्स हो, एक्वेटिक वाटर हो या ट्रॉपिकल एरिया हो, कहीं पे भी जितने भी अर्थ के डोमेन हैं उसमें हर एक जगह पे रहने वाले, हर एक छोटे छोटे कॉर्नर में रहने वाले ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी चीज़ को इस तरीके से सस्टेन करके बचा करके यूज़ किया जाए कि वो आने वाले जनरेशन के लिए एज इट इज़ मिले उसको, और नहीं तो उससे बेहतर तरीके से मिले। ठीक है, तो यूज़ करो लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए उसको बचाना भी है, बचाते हुए यूज़ करना है। तो ये हमारे ग्रीन मूवमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है। ऑलराइट, नेक्स्ट
यस तो ग्रीन मूवमेंट का रोल एलिंग प्लैनेट में किस तरीके से ये जो हमारा प्लैनेट बीमार हो गया है उसको कैसे बचाना है, उसका रोल स्पेसिफिकली, ऐसे तो बहुत सारा अगर पढ़ने जाएं तो ये एलिंग प्लैनेट के ऊपर आप पूरी किताब, पूरा डिस्कशन और कई साल ख़त्म हो जाएंगे इस पर अगर डिस्कशन शुरू होगा तो। लेकिन इसीलिए इस चैप्टर में हम लोग को बहुत छोटा सा आर्टिकल, एक छोटा सा टुकड़ा पढ़ना है, समझो वो 0.0% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है, तो उतना छोटा सा एक छोटा सा कंसर्न बस हमारे दिमाग में एक स्ट्रक कर दिया गया है बिठाने के लिए इस बात को, इस चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना है जिसमें सिर्फ हम लोग को ग्रीन मूवमेंट का रोल जानना है। ऑल राइट, सो सबसे पहली चीज़, द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज रिटन बाई नानी पालखीवाला। ये जो आर्टिकल है ये नानी पालखीवाला ने लिखा था एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994। ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया था पालखीवाला के द्वारा और ये जो पब्लिश हुआ था ये 24 नवंबर 1994 को पब्लिश हुआ था इंडियन एक्सप्रेस में, द इंडियन एक्सप्रेस। ये एक न्यूज़पेपर होता था जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, द टेलीग्राम, ठीक है, सॉरी टेलीग्राफ, ये सब है, तो ये ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस में ये पब्लिश हुआ था 1994 में 24 नवंबर को। द इश्यूज दैट ही रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रिलेवेंस। और इस आर्टिकल में जो जो इश्यूज़, जो जो टॉपिक्स को उन्होंने, जिस मुद्दों पे उन्होंने बात की, चर्चा की, वो आज भी चर्चा का विषय है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और उस समय से, जिस समय इन्होंने बात की, उसके बाद से आज तक उसका महत्व कम नहीं हुआ है, वो बढ़ता गया है, ठीक है। तो उसका रेलेवेंस, रेलेवेंस का मतलब होता है इम्पॉर्टेंस, वो बढ़ता ही जा रहा है, कंटिन्यू टू हैव रेलेवेंस। One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which was started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. ये जो ग्रीन मूवमेंट है ये 1972 में सबसे पहले न्यूजीलैंड में शुरू हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन या MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन मूवमेंट सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। तो सबसे पहले इस आर्टिकल को की शुरुआत जब की गई तो सबसे पहले ये चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि कोई भी मूवमेंट, जितने भी आंदोलन अभी तक हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्रीन मूवमेंट, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सारे जितने भी हुए हैं, तो अभी तक ये जो ग्रीन मूवमेंट है ना, ये इसने जितना ग्रिप, जितना पकड़ ह्यूमन रेस पे यानी ह्यूमंस पे बनाया है, इतना अभी तक किसी ने अपनी छाप नहीं छोड़ी है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि ये हम लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है। देखो, ग्रिप द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस, जितने भी ह्यूमन हैं वर्ल्ड वाइड, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, तो बहुत हुआ कि सीमित कंट्रीज तक उसका इफेक्ट रह गया। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन किसी कंट्री का नहीं है, अर्थ किसी पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है, अर्थ पूरे वर्ल्ड का है, जितनी कंट्रीज़ है उसका है ना, सब लोग रह रहे हैं, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबको उतने ही जिम्मेदार है और सबको उतना ही सोचने पे मजबूर किया था इस आर्टिकल ने और इस मूवमेंट ने, ठीक है, कि सबके इमेजिनेशन को, सबकी कल्पनाओं को इस तरीके से उस पर छाप छोड़ा था इस मूवमेंट ने, एंड सो रैपिडली एज ग्रीन मूवमेंट, ठीक है। जितना ग्रीन मूवमेंट ने अपना छाप छोड़ा है उतना किसी और दूसरे मूवमेंट ने, किसी आंदोलन ने ह्यूमन रेस पे, ह्यूमन बींग्स पे, ये पूरी इंसान प्रजाति पे अपना छाप इस तरीके से नहीं छोड़ा होगा जैसे ग्रीन मूवमेंट ने छोड़ा है, जो कि कब स्टार्ट हुआ था? 1972 में, सबसे पहले न्यूजीलैंड में एक ग्रुप फाउंड हुआ था, एक कमिटी बनी थी, ठीक है, न्यूजीलैंड में। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक बैक, और उस समय से ये जो आंदोलन उस समय से शुरू हुआ है, आज तक देखो ये ख़त्म नहीं हुआ है। हैज़ नेवर लुक बैक का मतलब अभी तक इसका कोई तोड़ नहीं निकल पाया है, या ये आंदोलन शायद ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि आप खुद देखो ना कि हर एक टॉपिक के हर एक लाइन के बाद
इंसान सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। क्या टेक्नोलॉजीज़ बंद हो गई? नहीं। इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई? नहीं। पेड़ कटने बंद हो गए? नहीं। डिफॉरेस्टेशन बंद हो गया? नहीं। केमिकल्स निकलने फैक्ट्रीज में बंद हो गए? नहीं। उसको केमिकल को नदियों में रिलीज़ करना बंद कर दिया गया? नहीं। तो जितनी भी गलतियां हैं उसके पीछे कौन है? ह्यूमन बीइंग है, उसका क्रिएटिव माइंड है, सो कॉल्ड क्रिएटिव माइंड। ठीक है, हम लोग हर एक चीज़ करते हैं उसके पीछे टेक्नोलॉजी और ह्यूमन और IQ सब कुछ लगा देते हैं। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है? तो नेचर, क्योंकि रॉ मटेरियल कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? नेचर से। और उसके लिए हम लोग को पूरे नेचर को क्या करना पड़ता है? तहस नहस करना पड़ता है। इंडस्ट्री है, बन गई, ह्यूमन ने बहुत क्रिएशन किया, बहुत क्रिएटिविटी लगाई, बहुत दिमाग लगाया, अपना पूरा साइंस बुद्धि सब लगा दी। ठीक है, ह्यूमन लेबर को आसान कर दिया, वर्ल्ड को बहुत डेवलप कर दिया, सब कर दिया। सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन हुआ? नेचर, क्योंकि इसमें सब चीज़ में फैक्ट्रीज खड़ी हुई, डिफॉरेस्टेशन हुए, ढेर सारे पेड़ कटते गए, वहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई। चलो सिर्फ उतना ही नहीं, पेड़ कटा था, पेड़ लग भी जाएगा? नहीं, लगाना किसी को याद नहीं रहा। उतना फैक्ट्री से उतना स्मोक निकल रहा है, एयर पोल्यूशन। ठीक है, उतना जो स्मोक निकल रहा है, केमिकल्स निकल रहे हैं, सब टॉक्सिक है, उसमें इतना जहर है कि वो एयर को तो पोल्यूट कर ही रहा है। उसके बाद जो बचे कुचे जो सीवेज है वो कहाँ जा रहा है? ड्रेन हो रहा है नदियों में। नदी जो कि एक फ्रेश वाटर का सोर्स होता है। ऑलरेडी हम लोग को पता है कि अर्थ में 70% वाटर जो है वो 70% ऑफ द अर्थ जो है वो क्या है? पानी है। लेकिन उसमें पीने लायक सिर्फ 1% वाटर है। फ्रेश वाटर जो है, अंडरग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर, वो सिर्फ 1% है जो यूज़ करने लायक है। तो वो पानी को, और नदी जो होता है वो फ्रेश वाटर का एक सोर्स होता है। तो हम लोग फ्रेश वाटर को भी क्या कर रहे हैं? ख़त्म कर दे रहे हैं। अब चलो पानी गंदा था तो पानी को साफ़ करने के लिए मछलियाँ होती हैं, केमिकल जाने की वजह से मछलियाँ भी मर रही हैं। तो पानी में मछलियाँ भी तो नहीं रह गई, उसी केमिकल वाली मछली को इंसान खाता है अगेन। ठीक है, वही पानी को यूज़ किया जा रहा है इरिगेशन वगैरह में, वही केमिकल वही सब पौधे में भी जा रहा है। तो देखो ये किस तरीके से सर्कल है, सब एक दूसरे से को रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। और ये एक चीज़ हर एक दूसरी चीज़ को किस तरीके से बर्बाद कर रहा है। और सब चीज़ में कौन सबसे ज़्यादा नुकसान किसका है? तो अर्थ का, प्लैनेट का, हमारे एनवायरनमेंट का, नेचर का, जो कि अल्टीमेटली तो इनडायरेक्टली हमारा नुकसान है। ये बात अभी हम लोगों को समझ में नहीं आ रही है, कल जा कर के हम लोग को ये बात समझ में आएगी जब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। एक ताज़ी हवा के लिए एक पेड़ नहीं होगा, ढंग का ऑक्सीजन नहीं होगा, हर चीज़ इंसान टेक्नोलॉजी पे तो डिपेंड हो जाएगा, लेकिन हर चीज़ कहाँ से लाएगा? टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट, कुछ भी फ्रेश नहीं होगा, सब कुछ आर्टिफिशियल होगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अभी टाइम है, लेकिन हम लोग यहीं पे तो डिप्लीट हो गए, यहीं पे सब कुछ जा कर के पहले ही ख़त्म होता जा रहा है। ऑलराइट, तो ये जो चैप्टर है, एक एक लाइन के बाद आपको इतने सारी चीज़ों की याद दिलाएगा, आपको इमेजिनेशन में भेजेगा और किस तरीके से आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा कि हाउ मच वी हैव, द अर्थ हैज़ गिवन अस सो मच, आवर प्लैनेट हैज़ गिवन अस सो मच, बट व्हाट हैव वी गिवन टू द अर्थ? हम लोगों ने क्या दिया उसको? ठीक है, वी हैव जस्ट डिग्रेडेड इट क्वालिटी, वी हैव जस्ट डिक्लाइंड इट्स हेल्थ। हम लोगों ने उसके हेल्थ को, उसके अच्छे खासे हरे भरे अर्थ को ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया। हम लोगों ने सिर्फ विनाश किया है। वी हैव ओनली कॉज डिस्ट्रक्शंस। ऑलराइट, नाउ वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanist view to a holistic and ecological view of the world. हम लोगों ने क्या किया? We have shifted, हमने शिफ्ट कर दिया है, हम लोगों ने लोगों की आशाओं को शिफ्ट कर दिया है, चेंज कर दिया है। irrevocably, जिसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, irrevocable, अपरिवर्तनीय, irrevocable। ठीक है, irrevocable का मतलब होता है, irrevocably है यहाँ पे, ये एडवर्ब है, irrevocably, जिसका परिवर्तन, जो परिवर्तित नहीं हो सकता है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है।
फ्रॉम द मैकेनिस्ट व्यू टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। ये जो मूवमेंट है ये हम लोग को बोल रहा है कि अब हर चीज़ में मैकेनिक्स को घुसाना बंद करो, हर चीज़ को मैकेनिकल तरीके से सोचना बंद करो, और उस मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को हटा करके एक होलिस्टिक और इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचने पे मजबूर कर दिया। अब होलिस्टिक और इकोलॉजिकल क्या होता है? समग्र, होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल व्यू। अभी तक क्या होता है कि इंसान हर एक छोटी सी चीज़ में ना मैकेनिज्म घुसा देता है, हर एक चीज़ में एक्सपेरिमेंट्स, हर एक चीज़ में साइंस टेक्नोलॉजी लगा लगा के कि बस डेवलपमेंट हो जाए, हर काम आसान हो जाए। एक ऐसा टाइम हो कि इंसान को उठ करके ग्लास से पानी भी ना लेना पड़े, हर चीज़ में मैकेनिज्म घुसाना। ठीक है, तो अब ये जो आर्टिकल है ये हम लोग का जो मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उससे हम लोग को शिफ्ट कर रहा है, बोल रहा है कि थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो और समग्र और परिस्थिति, अभी जो हम लोग की परिस्थिति है ना, जिस सिचुएशन में अर्थ को हम लोग ले आए हैं, उस परिस्थिति में आकर के सोचो और अपने एनवायरनमेंट को देखो। ठीक है, और एक बार उसके बारे में सोचना शुरू करो। तो इसका मतलब होता है समग्र और पारिस्थितिक, समग्र और पारिस्थितिक नज़रिए से सोचो। ठीक है, इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रेवोल्यूशनरी एज दैट introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planet revolved around the sun। और ये जब आया ये आर्टिकल, तो ये इस आर्टिकल ने सच में ह्यूमन को सोचने पे मजबूर कर दिया, और ये एक ऐसा रेवोल्यूशन लेकर के आया। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रेवोल्यूशन का मतलब पूरी तरीके से किसी को चेंज कर देना, एकदम ही कोई चीज़ में इतना बदलाव ला देना कि वो पूरे नज़रिए को ही बदल दे। रेवोल्यूशन, जस्ट अ सेकेंड, तो रेवोल्यूशनरी का मतलब है कि किसी चीज़ में ना इतना बदलाव ला देना कि वो इंटायरली पूरा चेंज हो जाए, वो पूरे सिस्टम को घुमा के रख दे, पूरी तरीके से चेंज कर दे, क्योंकि इनसे क्रांति लाना। ठीक है, तो एक समय ऐसा था जिस टाइम पे लोग सोचते थे कि सन भगवान है, मतलब जब लोगों को नहीं पता था कि सोलर सिस्टम जैसी कोई चीज़ भी होती है, उसमें अर्थ एक प्लैनेट है, सन के अराउंड सब घूमता है। तो ये हम लोग को किसने सिखाया था? ये जो थ्योरी था वो सबसे पहले कॉपरनिकस नाम के इंसान ने लाया था। ठीक है, तो उस समय से इंसान का जिस तरीके से सोचने का नज़रिया बदला, उस टाइम से इंसान का सोचने का पूरी तरीके से नज़रिया बदल गया, अर्थ, सन, मून, प्लैनेट, ये सब चीज़ को लेकर के। इससे पहले एक छोटा बच्चा जैसे इमेजिन, उसको नहीं पता है कि अर्थ एक बड़ा सा आग का गोला है। ठीक है, वो बस पता है कि सुबह सुबह सूरज निकलता है जो हम लोग को गर्मी देता है, जिससे लाइट हो जाती है। तो इंसान को भी उतना ही पता था, लेकिन कॉपरनिकस ने हम लोग को बताया कि सोलर सिस्टम जैसी कोई चीज़ होती है, 8 प्लैनेट्स होते हैं या 9 प्लैनेट जो होते हैं, गैलेक्सी होती है, सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करता है। तो उससे क्या हो गया, इंसान का एक ऐसी क्रांति आई कि पूरा दिमाग घूम गया, उसका पूरा सोचने का नज़रिया ही चेंज हो गया। उसी तरीके से जब ये जो आर्टिकल लिखा गया, उसके बाद जो इंसान में, पूरे ह्यूमन रेस में, पूरे मानव जाति में क्या हुआ, एक ऐसा रेवोल्यूशन आया, एक ऐसी क्रांति आई कि हर एक इंसान सोचने पे मजबूर हो गया। ठीक है, कि करना हम लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, या हम लोग को इसको लेकर के कुछ करना चाहिए। ये आने वाले जनरेशन जो हमारे सक्सेसर्स होंगे, जो आगे हम लोग की पीढ़ी होगी, उसको क्या मिलेगा। ठीक है, अभी दिल्ली का हाल देख लो कि इंसान के पास फ्रेश एयर नहीं है, सब मास्क लगा करके घूम रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ कोरोना, पोल्यूशन की वजह से भी। ठीक है, वो लोग पूरे टाइम मास्क लगा करके रहना पड़ता है, वहाँ का पोल्यूशन, इतना ज़्यादा पोल्यूशन लेवल बढ़ गया है। तो आने वाले टाइम में सोचो क्या होगा, अभी तो फिर भी इतने पेड़ पौधे हैं हमारे आसपास, उस समय क्या होगा।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनको सोचने पे क्या कर दी, मजबूर कर दी, एक रेवोल्यूशन आ गया, क्रांति आ गई। और ये कब हुआ था, 16th सेंचुरी में हुआ था, ठीक है। For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that Earth is itself is a living organism, an enormous being of which we are parts. It has its metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. और पहली बार पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार इस इतिहास में ऐसा हुआ कि इस आर्टिकल के बाद या इस ग्रीन मूवमेंट के बाद, नॉट इस आर्टिकल नहीं, ग्रीन मूवमेंट के बाद ह्यूमन सोचने पे मजबूर हो गए, ये सोचने के वो लोग कॉन्शियस हो गए, जागरूक हो गए, उनका ध्यान इस चीज़ पे आया कि अर्थ को भी एज अ लिविंग बीइंग ट्रीट करो। अर्थ को सिर्फ एक पीस ऑफ रॉक या पत्थर का टुकड़ा या ज़मीन का टुकड़ा मत समझो, वो भी एक लिविंग बीइंग है जिसका अपना मेटाबॉलिकल नीड्स है। मेटाबॉलिकल नीड्स का मतलब उसमें भी केमिकल चेंजेस होते हैं, उसमें भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जिस तरीके से हमारी बॉडी में खाना खाने के बाद या सांस लेने के बाद या मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी में भी चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, उसी तरीके से अर्थ में भी होता है। वो भी एक लिविंग बीइंग है और एक इनॉर्मस, बहुत बड़ा, इनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा, एनॉर्मस, बहुत बड़ा, वेरी बिग, ठीक है। तो अर्थ भी एक एनॉर्मस लिविंग बीइंग है, उसको भी एक इंसान, एक लिविंग बीइंग के जैसे ट्रीट करो जिसका अपना मेटाबॉलिकल नीड्स है। मेटाबॉलिक नीड्स का मतलब हम लोग जिस तरीके से खाना खाएं, हम लोग की बॉडी में मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, स्लो होता है, किसी का खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, किसी का देर से होता है, किसी का, हर चीज़ में मेटाबॉलिज्म है बॉडी में, ठीक है। उसी तरीके से अर्थ में भी मेटाबॉलिज्म है। किस तरीके से साइकिल चल रहा है, वाटर साइकिल देखा है आपने, तो उसमें कि पहले इवेपोरेशन होता है, पहले जो सन है वो नदियों का, सीज का पानी, समंदर का पानी उसको वाटर वेपर के फॉर्म में वो ऊपर जाता है। तो किस वजह से होता है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तभी तो हो रहा है, ठीक है। बारिश हो रही है, वो पानी उसको अब्जॉर्ब कर ले रहा है वाटर, फिर क्लाउड में रेन ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ से वो गिर रहा है, हैवी होके, लाइट होकर के ऊपर चला जा रहा है। तो सब चीज़ में साइंस है, सब चीज़ में केमिकल है, ठीक है। केमिकल चेंजेस हो रहे हैं तो वो मेटाबॉलिज्म है, उसके भी अपनी ज़रूरतें हैं, उसके भी अपने नीड्स हैं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हर एक स्टेप पे हर एक चीज़ को क्या करते जा रहे हैं, तोड़ रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने नीड्स के, ठीक है। हम लोग को नहीं पता, अनजाने में से, अननोइंगली ही इतने सारे हम लोग प्लास्टिक यूज़ करते हैं, फेंकते जा रहे, सब ज़मीन क्या कर रहा है, उसको अब्जॉर्ब कर ले रहा है, लेकिन वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है। जबकि उसके बदले वो क्या हो जा रहा है कि जितने भी प्लास्टिक्स हैं वो डिकम्पोज नहीं होने की वजह से, नष्ट नहीं होने की वजह से, जो उसमें जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सब मरते जा रहे हैं और पानी, सॉइल का फर्टिलिटी ख़त्म होता जा रहा है। सॉइल फर्टाइल नहीं होगा तो प्लांट नहीं लगेगा, प्लांट नहीं लगेगा तो जड़ उसको होल्ड नहीं करेगा, होल्ड नहीं करेगा तो सॉइल लूज़ रह जाएगा, सॉइल लूज़ रहेगा तो सॉइल इरोजन होगा, उससे लैंडस्लाइड होगा। तो ये क्या हो रहा है कि जितने भी सॉइल हैं, रॉक्स है, बेड रॉक है, सब एक दूसरे को क्या करके रखा है, उसमें मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, सब एक दूसरे को बाइंड करके रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है। लेकिन वो सब अब धीरे धीरे सॉइल लूज़ होता जाएगा, पानी नहीं मिलेगा अच्छे से, वो लूजन होता जाएगा, ढीला होता जाएगा, तो वो क्या होता जाएगा, बहता जाएगा। और बहने की वजह से अर्थ का जो फाउंडेशन है वो ढीला होता जाएगा, कोर तक ढीला हो जाएगा। लैंडस्लाइड इसी वजह से इतने हो रहे हैं। अभी आपने जोशीनाथ का, उत्तराखंड का देखा ही होगा न्यूज़। तो ये सब जो डिज़ास्टर्स है वो क्यों आ रही है, ये सब हमारे जितने भी डीड्स हैं जो करनी है उसका कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है। वो हम लोग को पे बैक अभी करना पड़ेगा। ऑल राइट, सो दीज आर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहीं तक ख़त्म नहीं, इसके आगे भी है कि एक ये सब बहुत ज़रूरी प्रोसेस है, वाइटल प्रोसेस, बहुत इम्पॉर्टेंट। जो भी अर्थ का एक छोटा सा केमिकल चेंज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अर्थ में अगर कोई भी उसके मेटाबॉलिक में कोई भी, मेटाबॉलिज्म में कोई भी अगर छोटा सा केमिकल चेंजेस भी है वो बहुत वाइटल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारी बॉडी में अगर एक छोटा सा नस है, एक छोटा सा कोई भी पॉइंट है, कोई भी
एक छोटा सा ईयर लोब ही ले लो, ठीक है, तो उसका भी कोई ना कोई नीड है, कोई ना कोई ज़रूरत है बॉडी में, ठीक है। नील ही है तो नील कितना छोटा होता है लेकिन स्टिल उसका भी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है बॉडी में। उसी तरीके से अर्थ में भी जो भी केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको डिस्टर्ब करना बहुत गलत है, ठीक है। जिसको, और हम लोग को ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उसको रेस्पेक्ट करें, उसको महज एक नॉन लिविंग की तरह ट्रीट ना करें, उसको रिस्पेक्ट करना, उसकी कदर करना और उसको प्रिजर्व करना, उसको बचाना बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये किसका, ह्यूमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे इंटायर ह्यूमन रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये ग्रीन मूवमेंट हम लोगों को उस समय से, जिस समय से ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उस टाइम से हर एक इंसान के दिमाग में ये चीज़ डाली जा रही है कि जो भी अर्थ का मेटाबॉलिज्म है, उसका जो केमिकल एक्टिविटीज़ है, उसको रिस्पेक्ट करो, उसमें जो भी प्रोसेसेस हैं, क्योंकि अर्थ, आप अगर एक किताब निकाल के पढ़ोगे तो अर्थ में जितने भी बिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हैं, हर एक स्पीशीज़ इम्पॉर्टेंट है अर्थ के साइकिल के लिए, ठीक है। अर्थ का अपना एक साइकिल है, एनिमल्स का, स्पीशीज़ का, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉर्नर में इम्पॉर्टेंट है। अगर एक सांप है तो वो अगर किसी भी स्पीशीज़ का सांप है तो वो अर्थ के किसी ना किसी प्रोसेस में, किसी ना किसी चींटी जितनी छोटी चीज़ भी, उसका अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है अर्थ के साथ कनेक्टेड, ठीक है, इंटर रिलेटेड। वो अर्थ को कुछ देती है तो अर्थ भी उसको बदले में जगह देता है रहने के लिए, या जो भी चीज़ें देता है, तो वो अर्थ के उसके बदले अर्थ उसको रहने के लिए स्पेस, जगह, खाना पीना सब दे रहा है, तो उसके बदले चींटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम कर आता है, जो चींटियाँ होती है, तो वो उसको क्या करता है, बदले में दे रहा है। और हम लोग कैसे हैं कि हम लोग को अर्थ इतना कुछ दे रहा है, स्टिल हम लोग उसको बदले में कुछ भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर हम लोग को इस चीज़ के लिए अवेयर कर रहा है और बार बार प्रिपेयर कर रहा है कि हम लोग को यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। ऑलराइट, विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।